हेलो एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं एवरीथिंग ऑन योर टिप्स माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं चैप्टर 3 एग्रीकल्चर। हम जानेंगे एग्रीकल्चर की क्या स्टेट थी 1950 से लेकर 1990 तक। हमने फर्स्ट चैप्टर में जैसे कि पढ़ा कि एग्रीकल्चर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, कितना बैकवर्ड था, रीजंस क्या थे उसके बैकवर्ड होने के। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर में 1950 से लेकर 1990 तक कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए और क्या क्या चेंजेस आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस क्या एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में हमारी कितनी जनसंख्या थी, 72% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन क्या थी, इससे एम्प्लॉयमेंट पा रही थी। एग्रीकल्चर से 72% जनसंख्या क्या करती थी, एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी। इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जब ये 72% हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इससे जनरेट हो रही है तो जीडीपी में भी सबसे ज़्यादा क्या करता था, कंट्रीब्यूट करता था। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, किससे हमारी फूड ग्रेन्स की सप्लाई होती थी, एग्रीकल्चर के द्वारा ही हमें फूड ग्रेन्स मिलते थे। तो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करता था एक तो ये हमें एग्रीकल्चर। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट 47% इन 2013। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स था एम्प्लॉयमेंट का। स्टार्टिंग में जैसे हमने पढ़ा 72% था और 2013 तक जाते जाते कितना हो गया, ओनली 47%। कितना घट गया एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है वो क्या करता था, हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता था, फूड ग्रेन प्रोवाइड करता था। ये उसकी रॉ मटेरियल किसके लिए प्रोवाइड करता था, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था ताकि इंडस्ट्री जो है उन्हें दिक्कत ना हो। मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए मार्केट था। ओके, मतलब वही फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करता था इंडस्ट्री सेक्टर को वगैरह। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारी प्रॉब्लम्स क्या थी इंडियन एग्रीकल्चर के साथ में। तो यहाँ पे हमने रीजंस ऑफ बैकवर्डनेस भी पूछा जा सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर के। बैकवर्डनेस क्यों थी एग्रीकल्चर में, वही रीजंस यहाँ पे है। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, हमारे पास इरिगेशन की कोई फैसिलिटी नहीं थी। हम किस पे थे, रेन पे डिपेंडेंट थे, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत आया करती थी। अगर रेन अच्छी है तो हमारी फसल भी अच्छी उगेगी, अगर रेन अच्छी नहीं हो रही है तो हमारी फसल भी बेकार हो गई। स्मॉल एंड स्केटरिंग होल्डिंग, मतलब क्या था कि यहाँ पे लोगों के पास बहुत छोटी छोटी ज़मीन उनके हिस्से में थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर खेती नहीं कर पाते थे। तो क्या था, फार्मर्स के पास छोटी स्मॉल होल्डिंग्स थी लैंड की, इसी वजह से वो ज़्यादा अच्छी तरह उस पर खेती नहीं कर पाते थे। डेफिसिट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, अगला उनके पास जो हमारे एग्रीकल्चर में जो किसान थे उनके पास फाइनेंस की कमी थी। उनके पास फाइनेंस नहीं था, जिनकी वजह से वो क्या नहीं कर पाते थे, अपना क्या कहते हैं, सीड्स अच्छी तरह हाई क्वालिटी के सीड्स नहीं परचेज कर पाते थे और उन्हें लॉस भी काफ़ी हो जाया करता था। कन्वेंशनल आउटलुक, कन्वेंशनल आउटलुक का क्या मतलब है, वही ट्रेडिशनल अप्रोचेस से चले जा रहे थे। हमारे पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, हम वही अपनी घिसी पिटी पुरानी टेक्नोलॉजी के सहारे ही चल रहे थे। और बाकी यूएसए, रशिया, फ्रांस, इन सब में क्या था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सीखा था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मार्केट सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम नहीं था बिल्कुल भी, हमारे पास कोई भी मार्केटिंग सिस्टम नहीं था फार्मर्स के पास। वो क्या करते थे, कम रेट पे क्या करते थे, ओनर्स यानी कि ज़मींदारों को बेच दिया करते थे अपनी फसलें, जिससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ करता था और उनके पास कोई मार्केट नहीं था, जिसकी वजह से वो किसको बेच देते थे, ज़मींदारों को अपनी फसलें कम रेट पे बेच दिया करते थे। आगे देखते हैं रिफॉर्म्स क्या क्या आए इंडियन एग्रीकल्चर में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या फिर लैंड रिफॉर्म्स, कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या था, फर्स्ट एबोलिशिंग ऑफ इंटरमीडिएटर्स, फर्स्ट क्या है, एबोलिशिंग ऑफ इंटरमीडिएटर्स। इसमें क्या था, इसमें हमने ज़मींदारी सिस्टम हटा दिया, जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था लैंड टेन्योर सिस्टम। वो सिस्टम अब गवर्नमेंट ने क्या किया, हटा दिया। 1950 से 1990 के बीच की बात कर रहे हैं इसमें हम। तो वो सिस्टम जब गवर्नमेंट ने हटा दिया तो उसके बाद क्या हुआ, अब जो है जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती थी, किसानों को क्या कहते हैं, ज़मीन जो उन्होंने ज़मींदारों से हटा के सीधे किसानों तक कर दी ज़मीन। अब किसानों को अपना रेंट देना होता था ज़मीन को और वो खेती करे, लेकिन वो ज़मींदारों की तरह जितना चाहे उतना रेंट वसूल नहीं करते थे। ठीक है, तो ज़मींदारी सिस्टम हटा दिया गया, फर्स्ट पॉइंट ये था। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, अब ना क्या किया, लैंड होल्डिंग के लिए सीलिंग, मतलब
मैक्सिमम अमाउंट फिक्स कर दिया कि एक आदमी का कितना लैंड हो सकता है, ठीक है। तो अमाउंट फिक्स कर दिया लैंड का कि एक आदमी कितना लैंड ले सकता है, कितना उसके पास हो सकता है, उसका अमाउंट फिक्स कर दिया, तो वो लैंड सीलिंग हो गई, ठीक है, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। एक हमने पढ़ा इंटरमीडिएटर्स को हटा दिया। फिर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, इसका क्या मतलब है, हमारे जो छोटे छोटे लैंड्स थे, जो फार्मर को छोटे छोटे लैंड्स दे रखे थे, उन सबको मिला के एक बड़ा लैंड के रूप में तैयार कर दिया और उसमें अब किसान खेती करते हैं। तो मतलब वो छोटे छोटे जो हमारे खेत थे उन सबको हटा के एक बड़ा खेत बना दिया गया जिसमें अब किसान आसानी से फसलें उगा सकता था। क्या है फार्मिंग फॉर मार्केटेबल सरप्लस, इसमें अगला पॉइंट क्या है, मार्केट के लिए, मार्केट सरप्लस के लिए भी फार्मिंग होने लगे। मतलब कि अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको मार्केट प्रोवाइड करवा दिया किसानों को, ताकि वो अपनी फसलें सीधा कम रेट पे ना बेच के सीधा मार्केट तक जाके उसको अपनी फसलों का पूरा पैसा वसूल कर सके। तो क्या किया, मार्केट के लिए क्या कहते हैं उसे, फार्मिंग मार्केट भी प्रोवाइड करें, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं जनरल रिफॉर्म्स कौन कौन से थे हमारे। तो एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, तो इन्होंने क्या किया, इरिगेशन फैसिलिटी को एक्सपेंड किया। ये हमारी एक लिमिटेशन थी ना एग्रीकल्चर के बैकवर्ड होने की कि इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई, मतलब बनाई, एक्सपेंशन किया इरिगेशन फैसिलिटीज़ का। तो इन्होंने कहा 1951 में 17% लैंड जो थे परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन में आ गए। मतलब 1951 जो हमारा सन था उसमें 17% जितने भी लैंड थे उनके पास क्या हो गया, उनको खुद का सोर्स ऑफ इरीगेशन हो गया। अब वो क्या थे, रेन पे डिपेंड नहीं थे वो 17%। आगे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, अब उन्हें क्या किया, हमारा उनके पास फाइनेंस नहीं था ना फार्मर्स के पास, तो फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए क्रेडिट की व्यवस्था भी करी। कैसे, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जो था उसको उस इंस्टीट्यूट को क्या क्या सेटअप किया फॉर रूरल क्रेडिट इन 1982। गरीब मतलब रूरल एरिया के लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए 1982 में क्या किया, नाबार्ड को सेटअप किया। तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की फुल फॉर्म है। कब हुआ, 1982 में सेटल किया, क्यों, रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को। अब हम आगे देखते हैं रेगुलेटरी मार्केट, अब कंपेरेटिव मार्केट सोसाइटी, उनके पास मार्केट नहीं था तो उन्हें रेगुलेटरी मार्केट प्रोवाइड करे और कॉरपोरेटिव मार्केट सोसाइटी प्रोवाइड करी, मार्केटिंग सोसाइटी। इसमें क्या हुआ करता था, फार्मर्स अपनी जो प्रोडक्ट्स थे मतलब जो भी अपनी फसलें थी उसे तो सीधा मार्केट्स में जाके बेचे, नहीं तो कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी में बेच सकते हैं ताकि उन्हें क्या कहते हैं उनके प्रोडक्ट का या अपनी फसल का सही दाम मिल सके। तो रेगुलेटरी मार्केट क्या है, एक सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट क्या है, सिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है डिमांड और सप्लाई को। तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से वहाँ पे प्राइस फिक्स होता है और वहाँ पे मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा था ताकि किसानों को अपनी फसलों के कम रेट ना मिले, इसलिए किसानों के लिए मार्केट्स खोल दिए गए। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का क्या मतलब है, ये क्यों एस्टेब्लिश करी, टू इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर, ताकि फार्मर की बार्गेनिंग पावर इंक्रीज़ की जा सके। जो वो कम रेट पे भी अपनी फसल बेच दिया करते थे वो ना हो, उनको अपनी फसल की सही रेट मिल सके, इसलिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी को भी लाया गया। इतना समझ में आया आप सभी को। अब हम आगे देख लेते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है हमारा, जैसे कि हमें पता है हरित क्रांति क्या है, सडन एंड स्पेक्टिकुलर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन, सडन मतलब अचानक एकदम इंक्रीज होना एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में, वो क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन। किसकी वजह से, HYV सीड्स की वजह से। HYV का क्या मतलब है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। तो सडन प्रोडक्टिविटी बढ़ना किन की वजह से, HYV सीड्स की वजह से, वो क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, HYV सीड्स को यूज़ किया, ये तो हमें पता ही है, हाई वैरायटी सीड्स को यूज़ किया गया, केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ किया गया ताकि हमारी जो सॉइल है वो फर्टिलाइज्ड रहे, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया ताकि जो वीड्स और जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो सॉइल की गुणवत्ता ना ले लें, पेस्टिसाइड्स की वजह से उन्हें ख़त्म किया जाता है। साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन,
क्रॉप रोटेशन का तरीका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अगर हम एक ही ज़मीन पे हर साल वही फसलें करते रहेंगे तो ज़मीन की जितनी भी गुणवत्ता होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम क्रॉप रोटेशन मेथड यूज़ करेंगे तो उससे ज़मीन की गुणवत्ता जो है बढ़ती ही रहती है, आगे जो कम गुणवत्ता हुई थी वो आगे जाके बढ़ जाती है। फिर मॉडर्नाइजेशन मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए मॉडर्नाइज मतलब अब मॉडर्न तरीके से अब टेक्नोलॉजी का यूज़ कर दिया गया कल्टीवेशन के लिए भी। ठीक है, तो इसमें क्या किया, HY सीड्स का यूज़ किया, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, क्रॉप रोटेशन की टेक्निक को यूज़ किया और मॉडर्नाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन को भी यूज़ किया। अब हम और देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की क्या क्या अचीवमेंट्स थी हमारी। तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, क्या किया ग्रीन रिवॉल्यूशन ने, हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दी। जैसे कि हमें पता है कि सडन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हुआ, कितनी प्रोडक्शन बढ़ा दी। पहले जब 1960 से 1961 के बीच में 82 मिलियन टन्स हमारी प्रोडक्शन हुआ करती थी, तो 176 मिलियन टन्स हो गई 1980 तक। कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ करी इन्होंने। ठीक है, तो 19 टन्स के लगभग इन्होंने इंक्रीज़ कर दी थी। कितनी, 82 मिलियन टन से 176 मिलियन टन्स करी। 82 मिलियन टन्स 1960 में थी और 1980 में कितनी हो गई, 176। फिर कहा नेशनल इनकम, अगर हम ये देखिए हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारी नेशनल इनकम तो बढ़नी है, GDP बढ़ी जाएगा। तो इसने क्या किया, नेशनल इनकम में भी इंक्रीज़ किया। इंक्रीज इन मार्केटेबल इनकम, किसानों के लिए मार्केटेबल इनकम में भी इंक्रीज़ हो। मार्केटेबल इनकम में इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो किसान थे पहले वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो करते थे प्रोडक्शन, अब उनकी जो है प्रोडक्शन बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो अब उनकी उनकी जो प्रोडक्शन थी उसको उन्होंने कंजम्पशन के साथ साथ मार्केट के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इससे उनको क्या हुआ, मार्केटेबल सरप्लस भी मिलने लगा, मार्केट से भी पैसा मिलने लगा। इसकी वजह से उनको क्या हुआ, मार्केटेबल इनकम भी इंक्रीज़ हो गई। बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप को भी इनका बेनिफिट मिला, उनको भी क्या कहते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मौका मिला। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, अब क्या है, फूड ग्रेन्स जिनकी शॉर्टेज हुआ करती थी अब उनके स्टॉक्स लगने तैयार हो गए, अब उनकी स्टॉक्स मिलने लगे क्योंकि प्रोडक्टिविटी और बढ़ गई थी हमारी। आगे देखते हैं फेलियर्स क्या थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के हमारे। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो खाली लिमिटेड क्रॉप्स तक था, मतलब व्हीट और राइस के लिए इसके HYV सीड्स थे, बाकी क्रॉप्स के लिए इनके क्या कहते सीड्स नहीं थे, सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स तक था। अनइवन बेनिफिट, क्या बेनिफिट था इसका, लार्जली बेनिफिट कहाँ जाता था, लार्ज फार्मर्स को या रिच फार्मर्स को इसका बेनिफिट ज़्यादा था, लो इनकम ग्रुप्स को कम ही बेनिफिट मिलता था इसका। ठीक है, अगला सॉइल डिग्रेडेशन, इससे हमारी सॉइल की गुणवत्ता भी कम होने लगी क्योंकि हम क्या करते थे, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते थे, तो हम कुछ टाइम तक के लिए तो अपनी गुणवत्ता बढ़ा सकते थे फिर, लेकिन आगे जाके वो काफ़ी प्रॉब्लम वाले हो सकती थी। अनइवन ठीक है, यहाँ जो था, यहाँ पे जो हमारी फसल थी क्या कहते हैं हर क्रॉप्स के लिए नहीं थी, हर ग्रुप को इसका बेनिफिट नहीं हुआ, ये सॉइल डिग्रेडेशन भी कर दिया करती थी। और ये जो हमारे जो सीड्स थे ये भी काफ़ी महंगे थे, किन के लिए, हमारे लो इनकम ग्रुप्स के लिए। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि एग्रीकल्चर क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स पढ़े, जर्नल रिफॉर्म्स पढ़े और ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे एवरीथिंग ऑन योर टिप्स माय यूट्यूब, मेरा इंस्टाग्राम जो है उस पर आप मेरे से कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।